हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। हम कवर कर रहे हैं अपना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट 1 का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। यूनिट 1 हम लगभग सभी टॉपिक, लगभग नहीं, हम अपना सारा टॉपिक यूनिट 1 का यूनिट 1 का पार्ट ए, यूनिट 1 का जो पार्ट ए था जिसमें हमने इंडियन फिलोसफीज को पढ़ा है, वो आज उसका लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम यूनिट 1 का पार्ट बी पढ़ेंगे जिसमें हम वेस्टर्न फिलोसफीज को पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्लास नंबर 15 है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे और भी लोगों को शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लास you can WhatsApp me on 8299440121 पे। So let's start our class now. आज हमें पढ़ना है दयानंद दर्शन। दयानंद जी को हमें पढ़ना है। ओके। दयानंद जी के बचपन का नाम था मूलशंकर। इससे हर साल ये मान के मत चलिए कि हर साल इससे क्वेश्चन आता है। तो जरूरी नहीं है कि इस साल इससे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए, और ये भी जरूरी नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। सो हम किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर, और ये थे हिंदू धर्म के, हिंदू रिलीजन के रिफॉर्मर। ठीक है, रिफॉर्मर। आप जिसे सुधारक बोल सकते हो। रिफॉर्मर थे किसके? हिंदू धर्म के। राधा कृष्णन जी ने, राधा कृष्णन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो राधा कृष्णन जी ने इन्हें क्या कहा था? राधा कृष्णन, इन्हें कहा था कि ये हैं मॉडर्न इंडिया मेकर, है ना। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा। इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चन आए हैं वो यहीं से आए हैं। तो इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, जान गए। ये हिंदू धर्म के, हिंदू रिलीजन के रिफॉर्मर थे। ओके। और गिव मी अ सेकेंड, क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ। राधा कृष्णन जी ने इन्हें क्या कहा कि ये है मॉडर्न इंडिया मेकर, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत है उसके निर्माता है। ये कोर्ट में भी पूछ सकता है कि ये किसने कहा था कि जो हमारे दयानंद हैं वो मॉडर्न इंडिया मेकर हैं। तो ये कोर्ट में आ सकता है। ठीक। अब ये फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे? आर्य समाज के। ठीक है, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी थी।
किस लिए की थी? सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। और इसका सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था आपका होम। ठीक है। अब आर्य समाज विश्वास किस पे करता था? तो आर्य समाज का विश्वास था रीबर्थ पे। ठीक है, यानी कि पुनर्जन्म पे। वेद पे, कर्म पे, कर्मा, गॉड पे, यानी कि ईश्वर। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये वेदों की अथॉरिटी को स्वीकार करता था। दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये वेदों की सत्ता को स्वीकार करते थे। जैसे कि आप जानते हो कि जो आपकी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज हैं, शक दर्शन जिसमें आता है, वो क्या करते थे? वो आस्तिक क्यों थे? क्योंकि वो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते थे। तो आर्य समाज भी आपका वेदों की सत्ता को स्वीकारता था। और जब ये वेदों की सत्ता को स्वीकार कर रहा है तो पुनर्जन्म को मानेगा ही, कर्म को मानेगा ही, गॉड को मानेगा ही, आत्मा को मानेगा ही। ठीक है। अब इन्होंने शादी की एज बताई कि बच्चों की शादी की एज क्या होनी चाहिए। तो जो मेल है, जो पुरुष जाति है, उनके लिए इन्होंने कहा कि पुरुष को 25 साल की उम्र में विवाह करना चाहिए। और जो फीमेल है यानी स्त्रियां हैं, उनको इन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र में ये कर सकती, मतलब एक मिनिमम एज इन्होंने बताई। जैसे अभी कहते हैं ना 18 ईयर्स पे, 18 ईयर्स पे हम एडल्ट हो जाएंगे और तब किसी की भी शादी हो सकती है। और आई थिंक जो मेल है उसके लिए 21 है, जो फीमेल है उसके लिए 18 और जो मेल है उसके लिए 21। बट इन्होंने मेल के लिए 25 बताया था और फीमेल के लिए 16 बताया था। ठीक है। इनका पूरा फोकस था वेदों पे, वेद पे। ठीक। और इन्होंने क्या एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। वेदों, इनका ये स्लोगन था, इससे क्वेश्चन आया है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये आ चुका है एक बार। ये मूर्ति पूजा, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा को एबॉलिश करते थे। इसका मतलब है मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। ये कहते थे, इनका जो मतलब विचार था, जो थॉट था, वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट था। ठीक है। कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था, प्रिवेल था उस टाइम, ये इसको भी नहीं मानते थे, इसके अगेंस्ट थे। चाइल्ड मैरिज, जो कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज, ये इसके भी अगेंस्ट थे। कुछ पूछा जा सकता है कि ये किस किस चीज़ें के अगेंस्ट थे, तो ये सब चीज़ें आपकी आती है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह था, उसका भी क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया, विडो मैरिज। विडो मैरिज यानी कि जो जिन स्त्रियों के पति की मृत्यु हो जाती थी, उनकी मैरिज को इन्होंने इनहेंस किया, कहा कि विडो मैरिज करनी चाहिए। और एक इन्होंने आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि, शुद्धि आंदोलन। अब ये पूछा जा सकता है कि शुद्धि आंदोलन किससे रिलेटेड था या किस चीज से रिलेटेड था?
तो वेदों की ओर वापस लौटने के लिए ये था। इनका मानना था कि बहुत से धर्म आ गए हैं और बहुत सी चीजें प्रिवेल हो चुकी हैं, लोग वेदों को भूल चुके हैं, वेदों की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी अशुद्ध हो चुके हैं। अब इसको वेदों को वापस लाने के लिए, वेदों की सत्ता सभी स्वीकार करें, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, इसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। अब एक पर्सन थे अमेरिका के, जो एक आध्यात्मिक पर्सन थे जिसे स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं। इनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन, ठीक है। ये अमेरिका के स्पिरिचुअलिस्ट यानी कि अमेरिका के आध्यात्मवादी थे और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मूल शंकर को यानी दयानंद को कहा सन ऑफ गॉड। इन्होंने कहा कि जो दयानंद है वो ईश्वर के पुत्र हैं, ठीक है। किसने कहा था? एंड्रयू जैक्सन ने। देखिए इसमें आपको कुछ समझाने वाला नहीं है, बस कुछ फैक्ट्स हैं, जो कुछ तथ्य हैं उनको आपको रट लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी अगर इससे आता है तो इन फैक्ट्स से ही आएगा, ठीक है। समझाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लेना, सो दैट जब क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर सको। इन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे को कितनी बार पढ़ा रहे हैं, सार्वभौमिक भाईचारे पे इनका फोकस था, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लिख के भी आ सकता है, ठीक, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है ना। एक शब्द था, अगर आप हिस्ट्री के हो या फिर जनरली आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, जानते हो, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, स्वराज, ठीक है, स्वराज्य, ये वर्ड सुना होगा। तो सबसे पहले इस शब्द को अगर किसी ने यूज किया, इसका मतलब होता है इंडिया फॉर इंडियंस, भारत के लोगों के लिए। तो इस शब्द का जो सबसे पहले अगर किसी ने यूज किया, पूछा जा सकता है कि इस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो वो थे आपके दयानंद, ठीक। सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया था। ये मूर्ति पूजा को, जैसे मैंने बताया, मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये पूजा करते थे, इनका जो विश्वास था निराकार ब्रह्म पे, निराकार ब्रह्म। जब मैंने आपको अद्वैत वेदांता पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, यानी कि फॉर्मलेस या फॉर्म वाला ब्रह्म। तो ये जिसका आकार नहीं है उस ब्रह्म की आराधना, उपासना करते थे। एक इनकी फेमस बुक थी, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, सत्यार्थ प्रकाश। जब बुक मैच करने वाला आता है, क्वेश्चन आता है ना कि 3-4 लोगों के नाम लिखे रहेंगे और सामने इनकी बुक्स लिखी रहेगी, आपको मैच करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें इनकी बुक आ सकती है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इतना हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। जैसे मैंने बताया स्वराज शब्द का इस्तेमाल
इन्होंने पहली बार किया था, पहली बार ये पर्सन थे जिन्होंने शरासत का RTE राइट टू एजुकेशन सुना होगा आप लोगों ने। तो ये फ्री एजुकेशन के लिए है, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अभी प्रिवेल है हमारी कंट्री में। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में बात करी। ठीक है, ये आपके टीचर एजुकेशन में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने RTE के बारे में बात करी थी। दूसरी बात, इन्होंने वुमेन एजुकेशन स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी बात करी। इन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियां इक्वल हैं, बराबर हैं, पुरुष के इक्वल हैं, इसलिए इन्हें भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। इनके नाम से एक ट्रस्ट स्टार्ट हुआ। आपने अभी भी सुना होगा इस ट्रस्ट का नाम, जिसके नाम से कई विद्यालय हैं। इस ट्रस्ट को बोलते हैं DAV ट्रस्ट, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एंड कॉलेज। ऐसे दयानंद स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, ये DAV ट्रस्ट इनका है। इनके अनुसार कि हमें करना क्या है, बच्चे के एजुकेशन के लिए क्या करना है। तो बच्चे के एजुकेशन के बारे में उन्होंने बहुत सी बात करी, आइए डिस्कस करते हैं उन्हें। इन्होंने कहा कि हमें एक बच्चे के अंदर विद्या डालनी है, विद्या से एक बच्चे को भर देना है और उसके अंदर जो अविद्या है, ठीक है, उसको निकालना है। इसका मतलब है कि सिर्फ हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है, सिखाना नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर इग्नोरेंस है, अविद्या है, जो चीजें उसके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उसे हमें बाहर भी निकालना है। तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपने छात्र को सिर्फ विद्या ना दे, अच्छी चीजें ना सिखाए, बल्कि जो उसके अंदर बुराइयां हैं उन्हें वो बाहर निकालने का भी प्रयत्न करे। ठीक है, एजुकेशन को इन्होंने शिक्षा को बताया कि एजुकेशन सार्वभौमिक है और कंपल्सरी होनी चाहिए। एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक प्लस कंपल्सरी होनी चाहिए, मतलब जरूरी कर देनी चाहिए कि आप सभी को एजुकेशन लेना ही लेना है। टीचर को, जैसे कि वेदांत फिलॉसफी का वेदों पे इनका बिलीव था, तो टीचर का जो रोल था इनके लिए एक आइडियल पर्सन का था। टीचर को एक आइडियल पर्सन यानी कि आदर्श व्यक्ति होना चाहिए था। ये एक रैशनलिस्ट थे। इसको बोलते हैं रैशनलिस्ट यानी कि बुद्धिवादी। मतलब कोई अगर कुछ कह रहा है तो ऐसे ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे। रैशनलिस्ट का मतलब ही हुआ कि अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है या हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बिना उस पर विचार किए, है ना, बिना उस पर विचार किए, बिना थिंकिंग के उस चीज को स्वीकृति नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि किसी ने हमसे कुछ भी कह दिया, किसी ने कह दिया कि है ना कि ये मैंगो नहीं बनाना है, आम नहीं ये केला है, तो हम इस पे ऐसे ही विचार नहीं कर लेंगे।
हम भी इसे ऐसे ही नहीं मान लेंगे, हम इस पे विचार करेंगे, फिर इसको एक्सेप्टेंस देंगे कि हाँ ये है जैसा बताया गया है या नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया कि एजुकेशन क्या है, एक टीचर का उद्देश्य क्या है कि अविद्या को बाहर निकालना, अविद्या को बच्चे के अंदर लाना। ठीक, एजुकेशन इनके लिए क्या है कि शिक्षा है क्या, इनका विचार क्या है शिक्षा के बारे में। तो इनके अनुसार शिक्षा क्या है, सर्विस। सर्विस का मतलब है सेवा। शिक्षा क्या है, सेवा है, दूसरे की सेवा करना है। शिक्षा देके भी सेवा करना है और शिक्षा के बाद, शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भी हमें सेवा करना है। ठीक है, तो ये इन्होंने एजुकेशन का उद्देश्य बताया। मैंने एजुकेशन में बता सकी। डिसिप्लिन, इनके अनुसार अनुशासन जो था वो सख्त होना चाहिए, सख्त। ठीक है, इतना ठीक है। इससे ज्यादा अभी तक इनके कभी भी, इनका जो भी क्वेश्चन आया है बहुत सिंपल सा आया है, जो आप इजीली कर लोगे, कोई भी टफ क्वेश्चन आया नहीं है। तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे की क्लास हम अपना यूनिट 1 का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वेस्टर्न फिलॉसफीज को पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, और कोई भी टेंशन हो, टेंशन तो लेना नहीं है, बट कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।